हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 की सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम सिलेक्टेड 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो उन्होंने हमें दिया है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो उन्होंने एक वर्ड बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या है, तो हम पहले लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या होती है? दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R और 0 छोटा है बराबर R छोटा है B। ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, 0 छोटा है R, R छोटा है B। तो हम क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने दिया है 225 और 135। तो 225 इक्वल 135 हम इस प्रकार लिख लेंगे, A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखने पर अब इसे हम इस प्रकार संख्या से गुणा करेंगे, उस संख्या से गुणा करेंगे जिससे ही गुणा करने पर वह 225 के बराबर या छोटी हो पर ज़्यादा ना हो। तो हम इसमें एक का गुणा करते हैं, क्योंकि 2 का गुणा करने पर ज़्यादा आ जाएगा। हम 1 का गुणा करते हैं। अब प्लस ये रफ वर्क करते हैं यहाँ पे अपन कि 135 में गुणा 1 करने पर हमें मिलेगा 135 और 225 माइनस 135 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 90। यहाँ पर रख देंगे हम 90। 135 गुणा 1 प्लस 90, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन यही बनेगी। तो हम नियमानुसार इसे यहाँ लेकर आएंगे और इसे यहाँ लेके आएंगे। अब इसमें इस प्रकार संख्या गुणा करेंगे कि यह 135 से के बराबर हो या छोटी हो पर उससे ज़्यादा ना हो। हम इसमें 1 का गुणा करेंगे और इसी प्रकार हल कर लेंगे। यहाँ पर बच जाएगा 45, 90 यहाँ, 45 इधर, इंटू 2 प्लस 0। 45 दूनी 90 होता है, यहाँ पर 0 बच जाएगा, यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है। तो अतः HCF 135 225 बराबर 45 है। तो हमारा ये आंसर हो गया फर्स्ट का। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि संख्याओं 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना है हमें 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हम समझते हैं कि HCF क्या है। HCF क्या है? तो HCF हमारा होता है
संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल महत्तम समावर्तक HCF कहलाता है। यह कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, हम क्या दिया है, संख्याएं 12, 15 और 21। हम यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, संख्या 12, 15 और 21 का HCF लिखेंगे हल। ये लिखेंगे हम हल। तो हल करेंगे तो उन्होंने बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो प्रश्नानुसार 12 के हम फैक्टर निकाल देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार हम 15 के निकाल देंगे, 3 गुणा 5 21 हो जाएंगे, 3 गुणा 7। ये हमने फैक्टर आपको पता होगा कैसे निकालें। मैं आपको बता देता हूँ। हम जैसे बचपन में निकाल देते, जैसे यहाँ पर हमने 12 का निकाला, 2 छः 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो ये जो संख्या है वो यहाँ पर नोट कर ली जाती हैं। तो हम इसका HCF निकालेंगे। HCF हमारी वह संख्या होती है जो दोनों तीनों संख्याओं, जितनी संख्या दी रहती हैं उनमें मैच करती है, उनके गुणनखंड में मैच करती है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, जो कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो ये हमारा ये जो संख्या है वो मैच हो रही है, जो 3 है वो मैच हो रहा है, 5 और 7 भी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए HCF बराबर 3। तो हम लिख देंगे अतः HCF 12, 15, 21 का HCF बराबर 3 है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। जैसा कि अब हमने पिछले क्वेश्चन में 3 संख्याओं का किया था, उसी प्रकार हम इस प्रश्न में दोनों संख्याओं का करेंगे। इसमें हम लिख देंगे दिया है कि संख्याएं 6 और 20 ज्ञात करना है, इनका HCF। तो हम डायरेक्ट हल करते हैं, हम जिससे ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, हल करते हैं डायरेक्ट। तो उन्होंने दिया 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम पहले 6 के जो हैं फैक्टर वो निकाल लेंगे, इसके हो जाएंगे 2 गुणा 3। यहाँ पर हम 20 के गुणनखंड निकाल लेंगे, क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 5। ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कौन सी संख्या मैच कर रही हैं, वो हमारा HCF होगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये मैच हो रही है। इसमें 3 है, ये मैच नहीं हो रहा है। इसमें 5 है, वो मैच नहीं हो रहा है। तो HCF बराबर 2। अब हम लिखेंगे LCM बराबर, LCM का नियम होता है कि जो संख्या मिल रही होती हैं उन्हें एक बार लिख ली जाती हैं। अब इसमें से पहली संख्या में 2 और 3 में से 2 निकल चुका है, इसलिए उसमें बचा 3, तो 3 का इंटू कर देंगे। इंटू सेकेंड संख्या में से भी 2 निकल चुका है, इसमें बचा है 2 ये वाला, और इसमें बचा है अब 5 का इंटू कर देंगे। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 तीन 30, 30 दूनी 60। ये हमारा LCM आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि अतः संख्याओं 6 और 20 का HCF = और LCM = 60 है।
तो हमारी ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया है कि संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसमें भी दिया है लिख लेंगे कि दिया है संख्याएं 6, 72, 120 ज्ञात करना है। संख्याएं 6, 72, 120 का HCF हम डायरेक्ट हल करते हैं। हल करते हैं। हमें दिया है 6। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसमें वही मेथड लगाएंगे और इसके 6 के फैक्टर कर देंगे। 2 × 3, 72 के फैक्टर कर देंगे 2 × 2 × 3, इसमें 2 होगा, फिर से इंटू हमें 2 × 3 × 3 दिया है। अब हम 120 के फैक्टर कर लेंगे। 120 के फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे HCF निकाला था कि वह संख्या जो तीनों संख्याओं में मैच कर रही होती है, जो कि अभिनिष्ट होती है। इसमें 2 है, इन सब में 2 है तो ये मैच हो जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो जो हमारा जो 3 है वो मैच कर रहा है। जो संख्या मैच करती है उन्हें एक बार लिख लेते हैं। अब इनमें और कुछ भी नहीं मिल रहा है, इनका जो HCF है वो 6 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः संख्याओं 6, 72 और 120 का HCF = 6 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। इसी प्रकार हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस बार भी दिया है लिख देंगे कि दिया है संख्याएं बराबर 96 और 404 ज्ञात करना है। संख्याएं 96 और 404 का HCF। तो हम हल करते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम 96 का फैक्टर निकाल लेंगे। 96 फैक्टर कर देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। इसी बार आप चेक कर लीजिए। 3 × 6, 6 × 12, 8 × 24, 24 × 48, 48 दूनी 96। तो ये एक्स्ट्रा हो रहा है, एक हटा देते हैं अपन। इसी तरह हम 404 के फैक्टर भी कर लेंगे। 2 × 2 × 101। अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो कौन सी संख्या मैच कर रही है पहले हम वो देखेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये संख्या मैच कर रही है। और 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। अब यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारा एक जोड़ा ये बना है 2 × एक जोड़ा ये बना है, इसका ये 2 और ये आ जाएगा 4। हम लिख देंगे कि अतः संख्याओं 96 और 404 का HCF = 4 है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमित संख्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है। कर्णी 5 की जगह कर्णी 3 और कर्णी 7 भी हो सकता है, पर जो मेथड है वो यही रहेगी, सिर्फ आंकड़े चेंज हो सकते हैं। तो हम करते हैं ये क्वेश्चन। इन्होंने बोला है हमसे कि कर्णी 5 एक
अपरिमित संख्या है, सिद्ध करना है, तो हम इसे हल करने के लिए इसके विपरीत मान लेंगे, हम इसके अपोजिट मान लेंगे कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। हम इसके अपोजिट क्या मान लेंगे? आंसर हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि कर्णी 5 इक्वल 1/b, जहाँ b इक्वल नॉट 0। हमने क्या माना है कि हमने इसके विपरीत मान लिया है, हमने इसके विपरीत मान लिया कि कर्णी 5 एक परिमित संख्या है, कर्णी 5 एक परिमित संख्या है। तो हमने माना कि हम ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि कर्णी 5 इक्वल 1/a/b। अब आप सोच रहे होंगे हमने a/b क्यों लिया है? हमने यहाँ पर क्या माना है? परिमेय संख्या का जो रूप होता है, परिमेय संख्या का जो वास्तविक रूप होता है वो होता है बटे वाला, जैसे a/b, c/d कुछ भी ले सकते हैं, पर उसमें बटे वाली संख्या ही लेते हैं। यहाँ b इक्वल नॉट 0, क्योंकि बटे में अगर 0 हो जाएगा तो संख्या ही खत्म हो जाएगी, इसलिए b इक्वल नॉट 0। तो हम इसे हल करते हैं। कर्णी 5 इक्वल 1/b, हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करते हैं तो हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे, a/b का वर्ग से कर्णी कट जाएगी तो आ जाएगा 5 इक्वल इसका a², इसका बटे में b² हो जाएगा। और हमारे नॉर्मल मेथड की तरह त्रिगुणा हो जाएगा, त्रिगुणा होगा तो 5b² इक्वल a², और b² यहीं रह जाएगा, इसका ये गुणांक a² के बटे में पहुंच जाएगा a² बटे 5, a² बटे 5। तो हम देखते हैं कि a² बटे b5, जब a² बटे 5 है तो b² आता है, यानी कि जब a वर्ग को 5 से डिवाइड करेंगे तो b² आएगा, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, क्या है कि जब a² 5 से डिवाइड होगा तो a भी 5 से डिवाइड होगा। तो अपन मतलब मान लेते हैं कि a बराबर जैसे 25 है, a² बराबर 25 है, जो कि 25/5 डिवाइड हो रहा है, तो a का मान क्या होगा? a का मान 5 होगा, वर्गमूल निकालेंगे, बटे 5 बराबर 1, यानी कि a पर जब 5 विभाज्य है तो a भी 5 विभाज्य होगा, तो हम लिख देंगे कि अतः a² 5 से विभाज्य, a² 5 से विभाज्य है, a² 5 विभाज्य है, अर्थात a 5 से विभाज्य, ए भी 5 विभाज्य होगा। जब a बार 5 विभाज्य है तो a भी 5 विभाज्य होगा। इतनी और समझ में आई? चलो अब आगे करते हैं। जब a बार 5 विभाज्य है तो a से a भी 5 विभाज्य होगा। हम मान लेते हैं अतः हम a बराबर
5c ले सकते हैं, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ले सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। c क्या है? एक पूर्णांक है। हम उस फॉर्मूले में मान रखेंगे। हमने जो समीकरण निकाला था, हमारा समीकरण क्या निकाला था हमने कि v² बराबर a² बाई 5 ये निकाला था। अब यहीं पे पुट कर देंगे हम b² बराबर a² का मान 5c का स्क्वायर बटे 5। जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25c² अपन 5। जब इसे कट करेंगे तो b² इक्वल 5c² आ जाएगा। और जब इसे पिछले क्वेश्चन की तरह ही बटे में ले आएंगे तो ये c², तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रही है कि b² 5 से डिवाइड हो रहा है, b² 5 से डिवाइड हो रहा है, भाग जा रहा है। तो जब b² में 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगी, b 5 से विभाज्य होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः b² 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य हैं, अर्थात b भी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसलिए a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। गुणनखंड 5 हमने देखा था कि a वर्ग 5 विभाज्य था और b वर्ग भी 5 विभाज्य था, यानी कि 5 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे हम HCF निकालते हैं तो उभयनिष्ठ होता है, वैसे ये भी उभयनिष्ठ है, ये दोनों के गुणनखंड में मिल रहा है। लेकिन जब हम पता है कि वास्तविक रूप में कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। हम लिखेंगे लेकिन यह इस तथ्य से विरोधाभासी है कि a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अतः यह विरोधाभासी या त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। जब हमने उल्टा माना तो उल्टा सिद्ध हुआ, है ना। हमारी विरोधाभासी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो हम इसमें लिख देंगे कि अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष निकलता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ जाएंगे कि हमने अपोजिट माना इसलिए अपोजिट आंसर आया, हम राइट मानते तो राइट आंसर आता। कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि
5 माइनस कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने अभी कर्णी 5 को सिद्ध किया था, उसी प्रकार हम इसमें वही मेथड अप्लाई करेंगे कि हम इसमें लिख देंगे, दिया है 5 माइनस कर्णी 3 सिद्ध करना है, 5 माइनस कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लिखते हैं हल हल इसके विपरीत, हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में इसके विपरीत माना था, इसी प्रकार हम इसमें भी इसके विपरीत मान लेंगे कि हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 5 माइनस कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हमने मानी थी तो उसमें हमने ए और बी दो सहअभाज्य पूर्णांक संख्या मानी थी, दो सहअभाज्य पूर्णांक संख्या। इसमें हम वही करेंगे। तो अतः हम ऐसी दो सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं ए और बी ज्ञात कर सकते हैं या मान लेते हैं ना, ज्ञात कर सकते हैं कि 3 प्लस 5 माइनस कर्णी 3 इक्वल ए बटे बी, जहाँ बी इक्वल नॉट 0 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने इसके विपरीत मान लिया कि हमें इसे अपरिमेय सिद्ध करना है, हमने परिमेय मान लिया है। परिमेय संख्या का रूप होता है ए बटे बी के रूप में, हमने इसे इक्वल में लिख लिया है। हम इसे अब हल करेंगे तो 5, ये ऋण की संख्या है तो ये साइड चली जाएगी परिमेय पर पक्षांतरण में, तो वो धन की हो जाएगी, ये साइड आ जाएगी माइनस ए बटे बी इक्वल, ये ऋण की थी, ये साइड आके धन की हो जाएगी कर्णी 3। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम जब वर्ग करेंगे तो इसकी जो कर्णी है वो हट जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ से कर्णी हटानी है। इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी तरह कर्णी 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करेंगे। तो हमारी जो संख्या है ये आ गई है, ये संख्या आ गई है। तो हम जानते हैं जो बटे वाली संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, बटे वाली संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो हम लिखते हैं कि चूँकि ए और बी दो पूर्णांक हैं, जहाँ बी इक्वल नॉट 0 है, हम जानते हैं कि बटे वाली संख्या परिमेय संख्या होती है, तो हम लिखते हैं अतः 5 माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या होगी और इसलिए कर्णी 3 भी